नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में कितनों पर विचार करिए। पहला जानकारी कि ये अहमदाबाद और उदयपुर इस नेटवर्क में शामिल होने वाले भारत के नवीनतम शहर हैं। ये अहमदाबाद और स्टूडेंट ये बिल्कुल गलत जानकारी है, ये कोझीकोड और ग्वालियर को शामिल किया गया है। कौन से दो शहर शामिल हुए हैं? कोझीकोड और दूसरा जो शहर स्टूडेंट वह है ग्वालियर। ये दो शहर जो है इस सूची में शामिल हुए हैं, है ना। आगे है कि वर्ष 2004 में सतत विकास के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों, वस्तुओं, सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई थी। ये जानकारी जो है स्टूडेंट वो बिल्कुल सही है, ये जानकारी पूर्णतः सही है, सत्य है। नेक्स्ट कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG 11 के अनुरूप जो है ये कार्य करता है, ये भी जानकारी पूर्णतः सही है। इंग्लिश में आप देखें तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि अहमदाबाद उदयपुर इसमें रिसेंटली लेटेस्ट सिटी है जो इसमें शामिल हुए हैं, ऐड किए गए, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2004 विद द एम टू स्ट्रेंथन द कल्चर, एक्टिविटीज, गुड्स, सर्विसेज एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली ये बातें पूर्णतः सही है, उसके लिए इसको शामिल किया, शुरू किया गया था। इट वर्क्स इन रिकग्निशन टू दी UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11। पूछा जा रहा है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानो। भाई करेक्ट स्टेटमेंट केवल दो है, 2 और 3, बाकी जो पहला था वो गलत हो गया ना। ये जानकारी हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अब इन दोनों शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज के मामले में, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी के मामले में क्यों शामिल किया गया, ये समझ एक बार यहाँ पे नोट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, कोझीकोड को शामिल किया गया है लिटरेचर के लिए, इसको साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए जो है यहाँ पे शामिल किया गया है। साहित्य के लिए मतलब साहित्य का शहर के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। और दूसरा जो हमारा है स्टूडेंट वह है ग्वालियर, ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। आपने जानकारी होगा कि तानसेन जो थे स्टूडेंट वो ग्वालियर मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते थे और ग्वालियर उत्सव भी जो है वहीं पे आयोजित होता है। चलिए, तो ये दो बातें आपको यहाँ पे जहन में रखना है। दो बातें क्या क्या है कि हाल ही में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जो दो शहर शामिल हुए हैं उनका नाम है कोझीकोड फॉर लिटरेचर, साहित्य, और दूसरा शहर का नाम है साथियों ग्वालियर फॉर म्यूजिक, संगीत के लिए उसको शामिल किया गया है। कैरेलियम महोत्सव के बारे में कथनों पर विचार करिए, कथनों पर विचार करिए। क्या है कि कैरेलियम महोत्सव ये 15 दिनों तक चलने वाला केरल में एक महोत्सव है, बिल्कुल नहीं, ये 7 दिनों तक चलने वाला केरल में एक महोत्सव है। दूसरी कि कैरेलियम महोत्सव की तुलना एडिनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव से किया जाता है, जिसका उद्देश्य कला और उद्यम की शक्ति का उपयोग करके द्वितीय विश्व युद्ध के उत्पन्न आघात और आर्थिक निराश को दूर करना था। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें हमें पूछा गया सही कौन है, ऑप्शन नंबर बी केवल करेक्ट है। जो केरल का अपना, ध्यान से समझेंगे, जो केरल का कल्चर है, केरल का जो एंटरप्रेन्योरशिप पावर है, केरल की जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो शक्ति है, क्षमता है, उसको बढ़ावा देने के लिए साथियों एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम है कैरेलियम महोत्सव। 7 दिनों का कार्यक्रम था ये कितने दिनों का प्रोग्राम था साथियों? 7 डेज का। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय चुनाव आयोग के संबंध में कथनों पर विचार करो। खबरों में था, क्यों खबरों में था वो देखेंगे। पहली जानकारी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया inked a MOU with the Ministry of Home Affairs for promoted electoral literacy in classrooms। क्या निर्वाचन आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के साथ समझौता किया है? और इससे क्या होगा कि विद्यालयों में बच्चों को जो है इसके बारे में चुनाव के बारे में जानकारी, असल ये शिक्षा मंत्रालय के साथ होगा ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ होगा ना। तो पहली जानकारी जो है यहाँ पे गलत हो गया, इससे कोई अर्थ नहीं है गृह मंत्रालय का। दूसरी जानकारी कि प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक कमरे को लोकतंत्र कक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक, तो यहाँ पे प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक के जगह जो शब्द का प्रयोग होना चाहिए था वह है सभी माध्यमिक। जितने भी जो माध्यमिक विद्यालय जो है, मिडिल स्कूल जो है, उन सबको यहाँ पे शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा शब्द जो है वो यहाँ पे गलत हो गया, दूसरा जो है वो हो जाएगा गलत। हाँ, सभी स्कूलों को इसमें शामिल किया जाएगा, ये लिखा हुआ है ना, तो वरिष्ठ की जगह हो जाएगा सभी 6 से 12, 6 से लेकर के 12 कक्षा तक का
क्लास तक का जो स्कूल है उन सबको यहाँ पे शामिल किया जाएगा, सभी को, ठीक है। तो ये गलत हो गया। दूसरा, सीबीएसई चुनावी साक्षरता के विषय वस्तु को शामिल करने वाली पाठ्य पुस्तकों को अद्यतन करके उसको जारी करेगा। ये बातें पूर्णतः सही है, ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि सही कौन है, सही केवल एक है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखो आप कि भारत में जब चुनाव हुआ तो आपने देखा होगा इस वर्ष भारत में औसत जो वोट पड़ा है पूरे देश में वो है 65%, यानी कि 100 में से अगर हम आंकड़ा देखें भारत में लगभग 65% लोगों ने ही मतदान किया। तो ये 65% लोग मतदान क्यों करते हैं, बाकी 35% मतदान में थे ही नहीं, मतलब उसने वोट ही नहीं कास्ट किया है। तो इसके पीछे स्टूडेंट कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चर्चाएं होती है कि देश के नागरिक अपने मत के अधिकार को, वोटिंग पावर को, वोटिंग राइट्स को जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये समझ उनके अंदर तब आएगा जब उन्हें विद्यालय से, जब उन्हें इस बात की जानकारी प्राप्त होगी कि ये कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल में शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर क्लास 6 से 12 तक के जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों को एक वहां पे कक्ष स्टैब्लिश किया जाएगा जिसका नाम होगा लोकतंत्र कक्ष। उसके लिए जो है एक एमओयू, एक समझौते को यहाँ पे शामिल किया है, उसको यहाँ पे किया गया है। आगे बढ़िए, अगला सवाल क्या है, अगला प्रश्न एवरग्रीन प्रश्न है, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो। बिहार के विशेष श्रेणी के दर्जे, स्पेशल जो स्टेटस जो चाहिए बिहार को, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो चाहिए, उसको लेकर के सवाल है कि बिहार मंत्रिमंडल ने नवंबर 2023 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का अनुरोध किया था। बिल्कुल किया था। कैबिनेट में मीटिंग हुई जिसमें सरकार को बोला गया भी हमें दर्जा दो। आगे सवाल है कि इसको 1969 में छठे वित्त आयोग की सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया था। क्या ये विशेष श्रेणी का जो मामला है 1969 में 6th फाइनेंस कमीशन से आया था क्या? नहीं, ऑप्शन ए आया था 5th फाइनेंस कमीशन से, 5वें वित्त आयोग से जो है इस सिफारिश को जो है यहाँ पे शुरू किया गया था। तो दूसरा सेंटेंस गलत हो गया। आगे है कि विशेष श्रेणी स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए और केंद्र राज्य वित्त पोषण का अनुमान जो है अनुपात वो 70:30 का होता है। नहीं, उसमें अगर कोई राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है तो उसके साथ केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में जो योगदान होता है वो 90:10 के रेशियो में होता है। यानी कि तीसरा सेंटेंस भी इनकरेक्ट है, गलत है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें से हमने जो करेक्ट आंसर चूज करना चाहते हैं वह है कि केवल हमने यहाँ पे एक ही सही है, वो है ऑप्शन नंबर ए में, केवल यहाँ पे एक सही, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में चर्चा में रहा कजरा सोलर प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह बेगूसराय जिले में स्थित 185 मेगावाट का सोलर परियोजना है और इस परियोजना में इतने किलोमीटर क्षमता इत्यादि का प्रयोग यहाँ पे। तो साथियों, इस परियोजना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो दो बातें बिल्कुल सही है कजरा प्रोजेक्ट के बारे में। पहला कि बेगूसराय जिले में 185 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। इस परियोजना में 253.85 किलोवाट घंटा क्षमता की बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण को किया जाएगा। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये पहली जो जानकारी है यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पहली जो जानकारी यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। इसमें केवल बी और सी होगा, इसमें केवल आपका बी और सी होगा। हाँ, बी और सी होगा, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। कजरा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ जाएगा साथियों, इसको एक बार हम लोगों ने यहाँ पे देखें तो कजरा जो है वो जिला गलत हो गया है यहाँ पे ना, कजरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे गलत हो गया है। कजरा जो है वो इसमें डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा? आई थिंक खगड़िया डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए ना। यह लखीसराय होगा। तो मैं इसको यहाँ पे लखीसराय भी मान रहा हूँ, इसको आप एक बार चाहे तो नोट कर लेना। लखीसराय आई थिंक ये होगा, लखीसराय इज राइट आई थिंक। हाँ, तो कजरा पावर प्लांट, बस वो जगह गलत लिखा हुआ है, बाकी सारी बातें जो है वो सही है। तो इसमें जो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी दोनों पॉइंट हमारा सही है। जो सही उत्तर हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है सामाजिक अंकेक्षण के बारे में। सामाजिक अंकेक्षण के बारे में पूछा जा रहा है
पूछा जा रहा है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट के बारे में पहला कि लेखा परीक्षा के नियम तत्कालीन ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा भारत के कैग के परामर्श को तैयार किए गए थे। सभी सामाजिक लेखा परीक्षण इकाई पिछले वर्ष राज्य द्वारा दिए गए मनरेगा व्यय के 1% से धनराशि से सोशल ऑडिट जो होता है उससे कम है, या इसमें क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट जो स्टूडेंट वो यहाँ पे पहली जानकारी तो बिल्कुल सही है सोशल ऑडिट को लेकर के कि कैग को जो है वो परामर्श तैयार किए जाते हैं उसके रिपोर्ट पे, ठीक है। दूसरा कि सभी सामाजिक परीक्षा इकाई पिछले वर्ष राज्य द्वारा दिए गए मनरेगा व्यय का 1% से अधिक धनराशि प्राप्त करने का अधिकार, 1% से अधिक नहीं। अगर कोई सोशल ऑडिट जो उसको करते हैं तो उसमें जो आंकड़ा होता है वो है 0.5%, 0.5%, 0.5% जो है वो यहाँ पे अधिकार होता है, 0.5%, ठीक है। सभी सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई को पिछले वर्ष राज्य द्वारा किए गए मनरेगा व्यय का 1% से अधिक धनराशि प्राप्त करने का 1% नहीं बल्कि 0.5% होना चाहिए। अगली जानकारी कि मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो 100% ग्राम पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट करता है। तो मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला एकमात्र राज्य जो है वो नहीं है, है ना। यहाँ पे मध्य प्रदेश के स्थान पे होना चाहिए केरल। 100% सोशल ऑडिट जो करने वाला संबंधित राज्य का नाम क्या होना चाहिए साथियों, केरल। तो दूसरा जो सेंटेंस है गलत है, तीसरा सेंटेंस गलत है, दूसरा भी कथन जो है वो हमारा गलत था। पहला कथन केवल सही है सोशल ऑडिट के बारे में, ठीक है। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसमें पूछा गया है कि कितने कथन सही हैं, कितना या कितने सही हैं, तो इसमें केवल एक सही है, ठीक है। केवल इसमें एक कथन जो हमारा इसमें सत्य है, सही है। और चलिए इस जानकारी को हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। सामाजिक ऑडिट क्या है, सोशल अंकेक्षण क्या है, ठीक है। जो गवर्नमेंट खर्च करती है उसका रिपोर्ट तो किसी को रखना होगा ना, तो कौन रिपोर्ट रखता है भाई, कैग रखता है ना। तो उसी के बारे में यह बातें यहाँ पे की जा रही। भारत में 100% जो सोशल ऑडिट कराने वाला राज्य है उसका नाम है केरल। और कितना ज्यादा प्राप्त कर सकता है अगले वर्ष कोई राज्य अगर सोशल ऑडिट करती है, 0.5%, ठीक है। पहला तो उसका परिचय लिखा हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। भारत वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रिन्यूएबल एनर्जी का भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है क्या, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश, बिल्कुल इसमें सही है ना, बिल्कुल सही है। हम लोग अक्षय ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा, चाइना फर्स्ट पे है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में 3rd नंबर पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट, भारत में स्थापित सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा जल विद्युत है। क्या भारत में रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक का कंट्रीब्यूशन है क्या, बिल्कुल नहीं। इसमें सही जानकारी साथियों कि हमारे देश में सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा योगदान है, सौर ऊर्जा का सर्वाधिक योगदान हो जाएगा। और सौर ऊर्जा का कितना है, 48 आंकड़ा इसका है 55 गीगावाट। ये सोलर एनर्जी इसमें कंट्रीब्यूट करता है, गीगावाट, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जल विद्युत नहीं होना चाहिए, सोलर एनर्जी होना चाहिए, दूसरा गलत है। केवल पहला जो है वो हमारा सही है। आगे प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि बताओ नीति आयोग विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता 2023 रिपोर्ट प्रकाशित करता है, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो साथियों इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने का कार्य जो है वो नीति आयोग नहीं करता है, बल्कि इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने का जो कार्य है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करती है। मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है साथियों ये कार्य करती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है वो ये कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है भाई, तो ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, इस रिपोर्ट को, ना कि नीति आयोग इसको प्रकाशित करता है। आगे जानकारी है कि लीड्स में सभी 36 राज्य और यूटी प्रदेश इसमें शामिल है, तो और उसके डेटा को इस इंडेक्स में शामिल करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो कथन कौन सा सही है, कथन केवल दूसरा सही है, कथन केवल इसमें दूसरा हमारा सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली जो जानकारी है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पर समझौता हुआ था।
2017 में हुआ था क्या? नहीं स्टूडेंट, ये जो समझौता हुआ था, यह समझौता हुआ है 2023 में, 2019 में प्रधानमंत्री की यात्रा में। कब हुआ स्टूडेंट? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पे समझौता 2019 में प्रधानमंत्री गए थे मालदीव, उस समय यह समझौता हुआ था। तो पहली जानकारी क्या हुआ? गलत हो गया। दूसरा देखो, ये हाइड्रोग्राफिक जो भारत मालदीव सरकार द्वारा हाइड्रोग्राफिक समझौते पर आगे ना बढ़ने के निर्णय के बारे में आधिकारिक तौर पर सूचित किया गया है। मालदीव को जो है भारत सरकार द्वारा उसको इस हाइड्रोग्राफिक समझौते से भारत बाहर आ गया है, उसको लेकर के भारत ने इन्फॉर्म कर दिया है। तो पिछले दिनों ये न्यूज़पेपर में खूब खबर चला था, आपको याद होगा कि वहाँ पे मोइजू की एक नई सरकार बनी थी और मोइजू जब सत्ता में आए उन्होंने तो भारत बाइकआउट भारत और आउट इंडिया करके उन्होंने एक स्लोगन दिया था। तो इंडिया को चूंकि वो प्रायोरिटी कंट्री पार्टनर के रूप में नहीं देख रहा था, उसके बाद भारत ने उसको हाइड्रोग्राफिक समझौते से भारत ने बोला खुद को बाहर होने का उसने निर्णय लिया था। हाँ, ये समझौते कब हुए हैं? 2019 में, जब भारत मालदीव गए थे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मालदीव जो टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए दुनिया भर में विख्यात है, भारत में बड़ी संख्या में लोग वहां पे जाते थे और भारत ने इसी प्रोग्राम के तहत, इससे बाहर आने के बाद जो प्रधानमंत्री उन्होंने अपने देश में ही लक्षद्वीप को जो है साथियों मालदीव के रूप में उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे लोगों तक वहां पे पहुंचाया जाए, उसको लेकर प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्तर पे एक प्रयास भी किया था जो बहुत हद तक सफल भी रहा। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के बारे में कथन है, उसको कंसीडर करना है, आपको बताना है कि इसके बारे में कौन सी कथन यहाँ पे सही है, कौन सी बातें यहाँ पे सही है। चलिए पहली जानकारी, यह रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा वो तैयार किया जाता है, MPI। इसको सांख्यिकी मंत्रालय तैयार करती क्या? बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट। ये रिपोर्ट जो है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तैयार करता है और यूनिवर्सिटी के साथ साथ इसे UNDP के साथ मिलकर के तैयार किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मिलकर के तैयार किया जाता है। आगे जानकारी है कि यह इंडेक्स सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को ट्रैक करता है। बिल्कुल, ये जानकारी क्या है? बिल्कुल सही है। आपने SDG गोल के बारे में जानकारी रखना है। SDG जिसमें 17 गोल है और इस गोल को दुनिया भर के देशों को 2030 तक अचीव करना है। तो भारत में कौन सा राज्य, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में किस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको ट्रैक करने के लिए साथियों इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, उसको यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो हमें पूछा जा रहा है सही, तो सही कथन केवल इसमें ऑप्शन नंबर बी में है। आगे प्रश्न होगा, मोटे अनाज के संबंध में कथनों पर विचार करिए। पहला कि भारत वैश्विक स्तर पर मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत मोटे अनाज का दुनिया भर में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहली जानकारी, यहाँ पे पहली जानकारी पूर्णतः सत्य है। मोटा अनाज सबसे ज्यादा कहाँ पे? भारत में। दूसरा, एशिया के उत्पादन में भारत का हिस्सेदारी 80% है। यह भी जानकारी कितना सही। भारत में मोटे अनाज की औसत उपज वैश्विक औसत उपज से भी अधिक है। यह भी जानकारी सही। जो हमारे यहाँ एवरेज प्रोडक्शन जो होता है मिलेट्स का, वो जो ग्लोबल एवरेज है उससे भी ज्यादा होता है ना। और चलिए एशिया में कितना का योगदान है? एशिया में भारत की हिस्सेदारी कितना? 80%। और ग्लोबल लेवल में यानी कि वैश्विक पूरी दुनिया भर में अगर हम देखें कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है ग्लोबल लेवल पे मिलेट्स के प्रोडक्शन में, तो ग्लोबल लेवल पे हमारा योगदान है स्टूडेंट 20% का, 20%। मतलब दुनिया में 20% जो मिलेट्स है मोटे अनाज जो भारत उत्पादन कर रहा है, एशिया में 80%। और आपको याद होगा कि मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, किसको? 2023 को। 2023 किस वर्ष के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था? किस वर्ष के रूप में? तो मोटे अनाज के वर्ष के रूप में। इसको भारत के द्वारा जो है वो ये रिक्वेस्ट किया गया था उनके साथ। तो इसमें तीनों बातें क्या हो गई? सही हो गया ना। ये तीनों बातें जो है वो सत्य है। उपरोक्त में से तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे प्रश्न है, पिलाटस PC7MK2 के बारे में कथनों पर विचार करिए। इसकी अधिकतम गति 500 किलोमीटर घंटा से अधिक है। क्या इसकी गति 500 किलोमीटर घंटा से अधिक है? जी हाँ, इसकी गति 500 किलोमीटर घंटा से अधिक नहीं है, है ना। इसकी गति जो होता है स्टूडेंट, ये जो इसकी जो गति है वह है 412 किलो मैक्सिमम 412 किलोमीटर प्रति आवर। तो गलत हो गया। दूसरा कि यह 10,000 मीटर
से अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है, बिल्कुल सही है। पिलाटस PCMK-2 विमान जो है का उपयोग कैडेट बुनियादी प्रशिक्षण के दूसरे चरण के लिए किया जाता है। क्या इसका प्रयोग? तो फ्रेंड इसका प्रयोग जो है वो बुनियादी प्रशिक्षण प्रशिक्षण के लिए जो है वो किया जाता है। इट इज करेक्ट। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कथन जो है वो भी करेक्ट है। तो पूछा जा रहा है इसमें गलत कौन सा है? तो फ्रेंड इसमें गलत जो है वो केवल और केवल एक ही कथन है, और वह कथन कौन सा है? तो वह कथन है कि पहला, इसकी जो गति को लेकर के बातें की गई है ना, वो कथन यहाँ पे केवल गलत है। और ये दूसरा सेंटेंस भी जो है वो सही है। तो इसमें सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर जो हमारा है, करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन इसमें सही है? चलिए इसको हम लोग यहां पे देखेंगे।
ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नए सवाल पे। नया जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा साथियों, वह है प्रश्न संख्या 77। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है? पिलाटस PC-7 MK3, इसमें एक विमान है, एयरक्राफ्ट है, के बारे में कथनों पर विचार करें। इसमें पिलाटस जो है ये स्विट्जरलैंड की कंपनी का नाम है, हाँ, और इस कंपनी के द्वारा जो विमान बनाया गया है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही। पहली जानकारी कि इसकी अधिकतम गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा है क्या? नहीं, इसकी जो अधिकतम गति है साथियों वो है 412 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी अधिकतम गति है, यानी कि पहली जानकारी पूर्णतः गलत। यह 10,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। जी हाँ, 10,000 मीटर से अधिक ये उड़ान भर सकता है। नेक्स्ट कि पिलाटस PC-7 MK3 विमान का उपयोग कैडेट के बुनियादी प्रशिक्षण में के दूसरे चरण में किया जाता है। बिल्कुल भी नहीं साथियों, जो पिलाटस PC-7 जो विमान है इसका प्रयोग किया जाता है प्रशिक्षण विमान के लिए। इसके लिए करते हैं ट्रेनिंग में जो विमान एयरक्राफ्ट का प्रयोग होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, न कि कैडेट के लिए इसका प्रयोग होता है। तो यह भी जानकारी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। यानी कि पिलाटस PC-7 MK3 विमान के बारे में इसमें हमारा जो सही जानकारी है वह केवल और केवल है दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा जो हमें यहाँ पे कथन दिख रहा है, इट कैन फ्लाई टू ए हाइट स्लाइटली मोर देन 10,000 मीटर। ये केवल जानकारी हमारे यहाँ पे सही है, यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज के बारे में कथनों पर विचार करो। भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में से गिना जाता है, लगभग 70% जो आबादी है युवाओं की है। तो उसी के बारे में कुछ सेंटेंस उस पर हमें विचार करना है। पहली जानकारी कि विकसित भारत 2047 स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने, यानी कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का दृष्टिकोण है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यह देश के युवाओं के विचारों का योगदान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। बिल्कुल। विकसित भारत से संबंधित आइडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है रिसेंटली। विकसित भारत से संबंधित आइडिया पोर्टल, जी हाँ साथियों, इसे भी लॉन्च किया गया है और यह जानकारी यहाँ पे सही है। तो हमें प्रश्न में पूछा गया कि सही क्या है, कौन सा कथन इसमें, कौन सा वो जो है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो अप्रोक्ट में से तीनों जो बातें लिखी गई हैं ये तीनों बातें पूरी तरह से यहाँ पे सत्य है। विकसित भारत है 2047, ठीक है। युवाओं की आवाज, युवाओं के महत्व पे यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हृदय रोग के बारे में, हार्ट डिजीज के बारे में कथनों पर विचार करिए। यह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने वाली मौतों के प्रमुख कारण हृदय रोग थे। जो नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है उसका प्रमुख कारण जो रोग के रूप में हार्ट डिजीज है, क्या ये सत्य है या असत्य है? तो साथियों ये जानकारी पूरी तरह से सही है। हाँ, जो एनसीडी के द्वारा मौत होने वाला उसमें से हृदय रोग जो है वो सबसे प्रमुख कारण है। हृदय रोग, हार्ट अटैक की समस्या सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एनसीडी के लिए लचीले पुल कार्यक्रम के तहत NPCDCS कार्यक्रम में धनराशि प्रदान की गई है। द फंड हैव बीन प्रोवाइडेड इन NPCDCS प्रोग्राम अंडर द फ्लेक्सिबल पूल ऑफ NCDS प्रोग्राम। इसके तहत जो है वो धनराशि प्रदान किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत। मिशन चलता है स्वास्थ्य को लेकर के, अलग अलग कई सारे कार्यक्रम है जिसको ये फंड करता है। तो यह भी जानकारी पूर्णतः सत्य है, यानी कि इसमें से हम लोग करेंगे बोथ आर करेक्ट। जो कथन 1 और कथन 2 है दोनों इसमें सही है। आगे प्रश्न होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहली जो जानकारी है कि इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहली जो जानकारी, इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। जी नहीं, इसको जो लॉन्च किया गया था साथियों वो 2020 में लॉन्च किया गया था। कब इसे लॉन्च किया गया है? 2020 में। तो पहली जानकारी हमारा गलत हो गया, ये होना चाहिए था 2020। दूसरा, 28 देश और यूरोपीय संघ इसमें शामिल हैं, ये जानकारी सही है। इसके 3 कार्य समूह हैं, इसके 3 नहीं बल्कि इसके 4 कार्य समूह हैं, जैसे उत्तरदायी एआई, डेटा गवर्नेंस और कार्य का भविष्य। इंग्लिश में भी शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, रेस्पॉन्सिबल एआई, डेटा गवर्नेंस एंड फ्यूचर ऑफ वर्क। और एक चौथा भी कार्य इसका है, वह है इनोवेशन एंड कॉमर्शियलाइजेशन, और हिंदी में उस शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका है नवाचार और व्यवसायीकरण। नवाचार और व्यवसायीकरण, हाँ, व्यवसायीकरण, इनोवेशन एंड कॉमर्शियलाइजेशन,
एक चौथा कार्य समूह भी इसका है। आगे, इसके सचिवालय को OECD द्वारा सहायता प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट ये जानकारी यहाँ पे तो गलत हो गया, तो ये भी जानकारी पूर्णतः सही है। OECD जो है उसको सहायता देता है। अब हमें पूछा गया कि इनमें से सही कौन सा है, तो साथियों इसमें सही कथन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें 2 कथन जो है वो केवल सही हो रहा है, और ये 2 कथन कौन कौन सा है, 2 और 4। सही कथन क्या है, 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ऐसा एक पेयर दिख रहा है जिसमें 2 और 4 को, यहाँ 2 और 4 जो है उसको करेक्ट पेयर यहाँ हमें मिल रहा है। आगे सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। साथियों इस रिपोर्ट को यहाँ पे हमें मैच करवाना है। देखिए वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो है इसको ONDC के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि UNO ड्रग कंट्रोलर के द्वारा जो है इसको, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का ड्रग कंट्रोलर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अवैध दवा का जो व्यापार होता है ना, अवैध दवा का जो मेडिसिन ड्रग का जो व्यापार होता है उसको रोकने के लिए। उसके बाद है वस्तु व्यापार बैरोमीटर, इसका जो प्रयोग किया जाता है साथियों ये WTO के द्वारा किया जाता है, और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पूछा जा रहा है कि उपरोक्त युग्मों में से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो अगर देखें इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है, केवल एक हमें मिल रहा है, और वह है ग्लोबल रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो केवल करेक्ट हमारा मैच है, बाकी सब इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के बारे में कथनों पर विचार करिए। यह सामाजिक व्यवहार और मौखिक परंपरा पर विचार नहीं करता है। स्टूडेंट ये विचार नहीं करता है या करता है, स्टूडेंट ये विचार करता है। हाँ, ये जानकारी गलत हो गई। भारत ने ICH यानी कि जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में नवीनतम जो सबसे नई जो चीजें शामिल की गई है वो है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा को क्या इस सूची में सबसे लेटेस्ट में शामिल किया गया? नहीं, दुर्गा पूजा बहुत पहले शामिल किया गया है। इस सूची में हाल ही में जो सबसे शामिल किया गया स्टूडेंट वह है गरबा। इसको शामिल किया गया स्टूडेंट गरबा, जो गुजरात में प्रसिद्ध है, गुजरात में फेमस है। थोड़ी देर पहले आपने एक प्रश्न इससे पहले भी देखा होगा जिसमें इसकी चर्चा हुई थी, है ना। तो कई बार एग्जाम में ऐसा हुआ है कि आप एक ही एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं और उसी में आपको दूसरा सवाल का जो उत्तर आपको पहले मिल चुका होगा। तो स्टूडेंट इसमें हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा सही कौन सा है, तो इसमें नाइदर 1 नॉर 2, इसमें से दोनों में से कोई भी सही नहीं है। आगे प्रश्न होगा, आगे जो प्रश्न होगा स्टूडेंट वह है कि बताओ हाल ही में खबरों में रहा सिलक्यारा सुरंग भारत के किस राज्य में है। साथियों सिलक्यारा सुरंग ये पड़ता है उत्तराखंड में, और सिलक्यारा सुरंग में 41 जो मजदूर थे साथियों, श्रमिक जो थे, वो निर्माण कार्य कर रहे थे और भूस्खलन होने के कारण वो सभी लोग श्रमिक जो थे 41 श्रमिक वो वहीं पे फंस गए थे, जिस कारण से काफी खबरों में रहा था ये मुद्दा, है ना। और इसको लेकर के जो है स्टूडेंट वहां पे बाद में फिर उसको रेस्क्यू करके निकाला गया था। एक प्रोजेक्ट चल रहा है स्टूडेंट, वह है 4 धाम परियोजना। और 4 धाम जो सड़क परियोजना है, जो महामार्ग परियोजना है स्टूडेंट, उस 4 धाम महामार्ग परियोजना के तहत जो है वो ये निर्माण हो रहा था, इस सुरंग का निर्माण हो रहा था, इस टनल का निर्माण हो रहा था सिलक्यारा सुरंग का। और इस सुरंग में 41 मजदूर जो फंस गए थे। ये कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। हाल ही में किस द्वीप के माउंट मैरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिसमें 3000 मीटर ऊंचा जो है वो राख का टावर चला गया? बताइए, 3000 मीटर ऊंचा राख का टावर चला गया, कहां पे ये घटना घटी है? तो साथियों ये घटना घटा है कहां पे? इंडोनेशिया में, जिसे दुनिया में द्वीपों का देश कहते हैं। द्वीपों का देश किसे कहते हैं? इंडोनेशिया को। तो इंडोनेशिया में ये काम यहां पे हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के बारे में कथनों पर विचार करिए। पहली जानकारी कि इस पहल की शुरुआत NMCG नेशनल जो मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है, स्वच्छ गंगा मिशन के लिए किया गया है। अगली जानकारी है कि NMCG पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दायरे में आता है? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, ये जानकारी तो सही था। इसका जो मंत्रालय वह है जल शक्ति मंत्रालय। ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। आगे अच्छा 2 ही सेंटेंस है, पूछा जा रहा है सही क्या है, तो सही केवल इसमें एक है। सही इसमें केवल और केवल एक है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के बारे में, है ना। इसमें केवल एक ही कथन सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाए कि इस अलायंस में, ग्लोबल सिटी अलायंस में कितने देश शामिल हैं, तो इसमें जो शामिल देश हैं स्टूडेंट
उसकी संख्या है टोटल 11, टोटल उसकी संख्या है 11। ठीक है, 11 देश इस अलायंस के अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि बताओ बिहार में हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, इस नीति का लक्ष्य 2028 तक बिहार में पंजीकृत सभी नए वाहनों में से 15% को ई वाहन में कन्वर्ट करना है। क्या यह कथन सही है? जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। हम लोगों ने क्लास में चर्चा भी किया था, मैगजीन के माध्यम से जो क्लास कर रहे थे। सरकार का लक्ष्य 2028 तक बिहार के अंदर जो नए वाहन है उसमें 15% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एटलीस्ट हो। अगला, इसलिए सरकार सब्सिडी इत्यादि भी देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहन को अपनाने में बढ़ावा देने के लिए वाहन कर में जो व्हीकल टैक्स लगेंगे उसमें 75% तक की सब्सिडी और 1000 पहले व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों के लिए 1.25 लाख रुपए तक का खरीद प्रोत्साहन मिलेगा। ये जानकारी पूरी तरह से सत्य है। अभी देखेंगे कि भारत में बिहार हो या कोई भी राज्य हो, दुनिया भर के देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी खबरें होती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी चर्चाएं होती हैं, तो वही चर्चा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने हाल ही में भारत में अपराध 2022 शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित किया और शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इसके बारे में कथनों पर विचार करिए। पहला, हत्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। क्या बिहार जो है वो हत्या के मामले में दूसरे स्थान पे है? क्या बिहार जो है स्टूडेंट वो दूसरे स्थान पर है? इसमें से आपको बताना कि ये सही है या गलत है। तो स्टूडेंट बिहार जो है वो हत्या के मामले में दूसरे स्थान पे है, इट इज करेक्ट। हाँ, उसके बाद जो है अगला जो जानकारी होगा स्टूडेंट वो है कि बिहार में अभी जो डेथ का जो हत्या जो होता है स्टूडेंट वह है 1.8 लाख जो है ना। तो ये जानकारी क्या हो गया यहाँ पे, बिल्कुल सही है। हत्या के मामले में बिहार दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट, कि दहेज के हत्या के मामले में बिहार पहले स्थान पे, क्या नहीं, बिहार जो है दहेज के मामले में, डोरी के मामले में, हत्या में, इसमें भी दूसरे नंबर पे है, इसमें भी सेकंड नंबर पे, यानी कि दूसरा सेंटेंस हमारा गलत है। अगला है कि व्यपहरण और अपहरण के मामलों में बिहार दूसरे स्थान पर है क्या? तो नहीं स्टूडेंट, बिहार जो है व्यपहरण और अपहरण के मामले में जो है वो दूसरे स्थान पे नहीं है, बल्कि बिहार जो है स्टूडेंट वो अपहरण इत्यादि के मामले में तीसरे रैंक पर है, तीसरे नंबर। बिहार में बहुत ज्यादा अभी लॉ एंड ऑर्डर काफी बेहतर हुआ है पिछले कुछ दिनों में। भूमि संपत्ति विवाद से संबंधित मामलों में बिहार शीर्ष पर है। जी हाँ, बिहार जो है वो इस मामले में शीर्ष पर है। अब सवाल पूछा जा रहा है कौन सा सही है ना, सॉरी सही नहीं, कौन सा गलत है, उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन 2 गलत है, 2 और 3 में जो सेंटेंस लिखे स्टूडेंट वो गलत है, बाकी सब सही है। अच्छा, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार जो है वो हत्या के मामले में, बिहार जो है स्टूडेंट वो मर्डर केसेस के बारे में, मर्डर केस जो होता है उसके मामले में दूसरे नंबर पे, इट इज करेक्ट। दहेज हत्या के मामले में बिहार क्या है, पहले स्थान पे है क्या? नहीं, बिहार जो सेकंड नंबर पे। डोरी के जो मर्डर केसेस आते हैं, और ये बहुत दुखद है, आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी खबरें आती है स्टूडेंट जो डोरी के मामले होते हैं उसमें डेथ की भी बातें आ जाती हैं। हाल ही में हम लोगों ने एक न्यूज पढ़ा था कि बिहार में दानापुर की बिहटा की घटना थी, पटना से लगा हुआ बिहटा, वहां पे जो है स्टूडेंट एक नव दंपति को 1 वर्ष शादी का हुआ था, उसी दौरान उसकी हत्या हुई थी। तो इसको लेकर के बिहार सरकार अपने स्तर पे बहुत सामाजिक सुधार के प्रयासों को लेकर के भी आगे बढ़ रही है। आगे सवाल क्या है, तो आगे बढ़िए, अगला सवाल होगा 75वें गणतंत्र दिवस परेड में बिहार का कौन सा लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया था? तो साथियों, बिहार का लोक नृत्य प्रस्तुत हुआ था जिसको झिझिरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? झिझिरिया, और झिझिया कहते हैं, झिझिरिया नहीं, क्या बोलते हैं साथियों इसको? झिझिया। तो एक फोक डांसेज है, इस तरह के बहुत सारे फोक डांसेज हैं जो देखोगे भारत के विभिन्न राज्यों में फेमस है, और यह एक ऐसा नृत्य है जो केवल भारत या बिहार में नहीं है। ये नृत्य आपको जो है लोक नृत्य भारत के साथ साथ नेपाल में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि नेपाल बिहार से सीमा लगा हुआ है, तो दोनों क्षेत्र में ये काफी प्रचलित है। हाल ही में शुरू किया गया बिहार सोलर रूफटॉप योजना के बारे में कथनों पर विचार करिए। पहली जानकारी कि यह योजना जल जीवन हरियाली योजना का एक हिस्सा है, क्या उसी योजना के अंतर्गत चालू किया गया है? तो यह जानकारी जो है स्टूडेंट यहाँ पे पूरी तरह से सही है, सत्य है। हाँ, दूसरी जानकारी कि इस योजना के तहत जो है, इस योजना के तहत निजी छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए सरकार के द्वारा 85% तक का सब्सिडी दिया जाता है। और सरकार इसमें 85% की सब्सिडी नहीं देती, बल्कि 65% की सब्सिडी देती है।
कितना सब्सिडी देती है स्टूडेंट? 65% का। और ये सब्सिडी तब मिलेगा जब आप 1 से लेकर के 500 किलोवाट तक केवी तक का अगर आप इंस्टॉलेशन करवा रहे हो। मान लीजिए आप सोलर पैनल जो लगा रहे हैं वो 1 से लेकर के 500 किलोवाट तक का लगा रहे हो, तब जाकर के ये आपको मिलेगा। यानी कि दूसरा सेंटेंस पूर्णतः गलत है, इसमें सही केवल एक है। और बिहार सोलर रूफटॉप प्रोग्राम जो है ये जल जीवन हरियाली मिशन बिहार सरकार का अपनी योजना का ही हिस्सा है। बिहार के किस संस्थान ने जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से 2D धातु पदार्थ मोलिब्डेनम का खोज किया है? मोलिब्डेनम का खोज किसने किया है भाई? ये IIT पटना के द्वारा किया गया है। एक नई धातु है साथियों, और इसको यहाँ पे खोज किया है जर्मनी की संस्था के वैज्ञानिकों के सहयोग से। हाल ही में बिहार संग्रहालय का दौरा करने वाले टोक्यो हासेगावा किस देश के हैं? टोक्यो हासेगावा अनडाउटली जापान के हैं। हासेगावा ने स्टूडेंट जापान में मिथिला संग्रहालय की स्थापना किया है। पूछा जाए कि जापान में मिथिला संग्रहालय की स्थापना किसने किया है, तो स्टूडेंट मिथिला संग्रहालय जो है उसको स्थापित किया, मिथिला म्यूजियम स्थापित किया है जापान में टोक्यो हासेगावा ने। हाल ही में वो बिहार की यात्रा पे आए थे, हाल ही में उन्होंने बिहार विजिट किया था, है ना। और सॉरी मिथिला नहीं मधुबनी पेंटिंग, इस शब्द को थोड़ा करेक्ट कर लेना यहाँ पे, मधुबनी पेंटिंग होगा। हाँ, मधुबनी पेंटिंग का जो संग्रहालय है, उस संग्रहालय को स्टूडेंट इन्होंने वहां पे स्थापित किया है जापान में 1982 में। कब स्थापित किया स्टूडेंट? तो 1982 में। हाँ, जो संग्रहालय बनाया गया है वो कहां पे? जापान के अंदर। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में दूसरा एम्स बनाने की मंजूरी दे दिया है? भाई दरभंगा में। दूसरा एम्स कहां पे बनेगा? दरभंगा में। बिहार का पहला एम्स कहां पर है? तो पहला एम्स ऑब्वियसली पटना में है। कहां पर है भी? पटना के अंदर, है ना। आगे प्रश्न होगा कि हाल ही में बिहार की ज्योति सिन्हा को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में के अवसर पर श्रेष्ठ दिव्यांग जन के राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। पूछा जा रहा है कि उनका संबंध किस पेंटिंग से है ना। ज्योति सिन्हा जो है उनको सम्मानित किया गया, उनका संबंध किससे है? तो साथियों उनका जो संबंध है वह है मधुबनी पेंटिंग से। किससे है? मधुबनी पेंटिंग से ना। और उनको सम्मानित किया गया है दिल्ली में जो आयोजन हुआ अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे ही आपको। ओढ़नी बांध मुंगेर में है या बांका में है? ये बांध हो जाएगा बांका, है ना। और जो बांका हो जाएगा, है ना। और चंडी बांध कहां पर है भाई? तो चंडी बांध जो है साथियों ये हो जाएगा हमारा मुंगेर में। एक क्रॉस यहां पे आपको मिलाना था, ठीक है। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो इनकरेक्टली मैच्ड जो किए गए हैं, जो गलत तरीके से मिलाए गए हैं, वो केवल 2 है। और वो कौन कौन सा है? 1 और 2, बाकी सब सही है। बाकी कोल महादेव बांध नवादा में है, मोरबी बांध लखीसराय में है, ओढ़नी कहाँ पे? बांका में, चंडी बांध कहाँ पे? मुंगेर में। तो इसमें से जो पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं था, तो केवल 2, 1 और 2 इसमें सुमेलित नहीं थे। 2 दिवसीय 7वें ISC फिक्की स्वच्छता पुरस्कार के बारे में कथनों पर विचार करें। यह पुरस्कार समारोह पटना में आयोजित किया गया। स्टूडेंट पटना में नहीं बल्कि नई दिल्ली में आयोजन हुआ है, न्यू दिल्ली में यह आयोजन हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा कि जमुई जिले के हरला गांव की मुखिया कोमल कुमारी ने महिला चैलेंज मेकर पुरस्कार को जीत लिया है। पूर्णतः सत्य है। यह यूनिसेफ और इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट पटना का एक संयुक्त पहल है। दोनों के द्वारा जो है इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। यह भी कथन पूरी तरह से सही है। बिहार को लाइट हाउस पहल के तहत सबसे अधिक मॉडल ODF प्लस ग्राम पंचायतों के लिए पुरस्कार दिया गया है। यह भी यहाँ पे सही है। यानी कि केवल एक गलत था। ये जो आयोजन हुआ है फिक्की का जो आयोजन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यह आयोजन नई दिल्ली में हुआ, न कि पटना के अंदर। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बताओ सही क्या है। तो सही इसमें हमें 2, 3 और 4 मिल रहा है। यानी कि हम लोग इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। आगे प्रश्न है, सुदूर क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना प्रारंभ किया गया है। पूछा जा रहा है इसमें शामिल जिले का नाम बताएं क्या है। देखो बिहार में ना
कई ऐसे जिले हैं साथियों जहां पर परिवहन की सुविधाएं नहीं है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा को बहाल करने के लिए सरकार ने इसकी शुरुआत किया है। और बिहार में ऐसे 6 जिले हैं जहां पर ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। और ये 6 जिले कौन कौन से हैं स्टूडेंट, तो आप सभी बच्चे इसका ध्यान रखोगे। इसमें 6 जिले जिनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, जो इसमें 6 जिले जो इसमें शामिल किए गए स्टूडेंट, वह है वैशाली, ठीक है, नालंदा और शिवहर, ठीक है, नालंदा और शिवहर। इसके बाद हो जाएगा इसमें जहानाबाद, और 2 अन्य जो जिले हैं वह है बक्सर, और एक और जिला है इसमें नवादा, बक्सर और नवादा, ठीक है। तो बिहार में सुदूर क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना चला दिया है। ये 6 जिलों में चलेगा और 6 जिलों में से ये सब शामिल हैं। तो अगर ये 2 नाम छोड़ दूं तो कौन कौन सा दिख रहा है, 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3 और 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों शुरू किया गया है इन क्षेत्रों में? इन क्षेत्रों में जो लोग परिवहन के लिए, जैसे कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहा है परिवहन के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो सरकार उन्हें सब्सिडी देगी ताकि वहां पे जो परिवहन की सुविधाएं वो बेहतर हो सके। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि बताओ इसका आयोजन से संबंधित। राष्ट्रीय बाल कांग्रेस का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इट इज द नेशनल चिल्ड्रंस कांग्रेस इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज करेक्ट ऑब्वियसली। नेक्स्ट है कि बिहार के 30 बाल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। जी नहीं, बिहार में स्टूडेंट जो बच्चे सम्मानित हुए उनकी संख्या टोटल 24 बच्चों को सम्मानित किया गया, यानी कि ये सेंटेंस गलत था। अगली जानकारी कि साइंस फॉर सोसाइटी ने पटना के श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में 31वें राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया है। ये भी हमारा सत्य है, यानी कि इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट वो है 1 और 3। इसमें हम लोग राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी। आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे प्रश्नों में आप फंस सकते थे। तो अगर आपसे गलतियां हो रही थी तो आपको घबराने की इसमें आवश्यकता नहीं है, है ना। इसमें आपको आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था कि इस तरह के बहुत ऐसे सवाल मिलेंगे जहां पे आपको संदेह हो सकता है। ओके, चलिए जस्ट अ सेकेंड। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा LCA तेजस लड़ाकू विमान के ट्विन सीटर संस्करण भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया है। तो इस तरह का जो ट्विन सीटर संस्करण जो सौंपा गया भारतीय सेना को तेजस का, LCA मतलब लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट ना, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जो है उसका जो लड़ाकू विमान जो है स्टूडेंट, फाइटर प्लेन जो है उसका ट्विन सीटर को किसने बनाया है, ये किसने तैयार किया है? तो साथियों ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। अगला सवाल है कि पीरे एगोस्टिनो, फेरेंक क्रांस और एनी एल ह्यूलर को किस विषय में, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इसे प्राप्त हुआ है? साथियों इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान किया है और इन्हें इस पुरस्कार से नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब पूछा जाए कि इन्होंने किस विषय में, फिजिक्स में किधर, तो इन्होंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अपनी स्टडी किया है। इस क्षेत्र में इनका जो स्टडी था स्टूडेंट वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के क्षेत्र में इनकी स्टडी रही है और उसमें इन्होंने सर्वश्रेष्ठ काम किया जिस कारण से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि बताओ एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक और रजत पदक और कांस्य पदक जीता है? भारत ने कितना जो है स्टूडेंट वो गोल्ड और ये सब जीता है। तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज और सिल्वर का जो आंकड़ा स्टूडेंट वो कुछ इस प्रकार से है। वो कैसा है? तो आंकड़ा आपके सामने है 28, 38 और 41। ये टोटल अगर जोड़ दीजिएगा तो 107 मेडल्स होते हैं, पदक होते हैं। कितने पदक इंडिया ने जीता भाई? 107 पदक इंडिया ने जीता है।
28, 38 और 41, 41, हाँ, ये इंडिया का इसमें रैंक रहा था। पूछा जा सकता है कि एशियन गेम्स में भारत किस स्थान पे, तो भारत साथियों चौथे स्थान पे रहा था। पहला नंबर में कौन रहा है? चीन। चीन गॉट फर्स्ट रैंक, सबसे ज्यादा मेडल चाइना ने ही जीता था इस आयोजन में। आगे बढ़ेंगे। बिहार सरकार ने 101 पन्नों की जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित किया है। बिहार की सबसे बड़ी जाति समूह कौन सी है? बिहार की सबसे बड़ी जाति समूह कौन सी है? तो साथियों बिहार की सबसे बड़ी जाति समूह है एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, 36.06%। बिहार में सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है, सबसे बड़ी जो कम्युनिटी बनकर के आई है वो है, सॉरी 1 यहां कर दीजिएगा, हाँ, 36.1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसमें सबसे बड़ा कम्युनिटी है। एससी पॉपुलेशन कितना है भाई? तो 19.65 ये है एससी पॉपुलेशन, हाँ, तो इसको भी यहाँ पे आपको आंकड़ों में देखना होगा। और बिहार में जो ओबीसी की आबादी है साथियों वह है 27 ओबीसी की जो आबादी है वह है 27 इसका डेटा आपने एग्जैक्ट याद रहे तो 27.12%। और अनरिजर्व कैटेगरी के कितने हैं? सामान्य जाति के तो 15.52% है, 15.52। देखिए ये डेटा आपको जानना आवश्यक है क्योंकि बिहार, आपको पता होगा कि बिहार सरकार जो है वो जातिगत सर्वेक्षण कराने वाली अभी पहली ऐसी स्टेट के रूप में उभरी है। और जातिगत सर्वेक्षण को लेकर के ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, तमाम राज्यों में जो है चर्चाएं चल रही है। तो और आपने देखा होगा हाल ही में इलेक्शन हो रहे थे तो उस समय भी जो प्रमुख विपक्षी दल थे उनके द्वारा भी बार बार जातिगत जनगणना को लेकर के बातें हो रही थी। तो बिहार की सबसे बड़ी जाति समूह कौन सी है? ईबीसी। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के संबंध में गलत कथन को पहचानिए। आदित्य L1 मिशन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। पहली जो जानकारी है कि अंतरिक्ष यान को लैग्रेंज बिंदु L1 के आसपास रखा गया। पहली जो जानकारी है वो इसको लैग्रेंज बिंदु के आसपास रखा गया। इससे हेलो कक्षा में सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। यह मिशन इसरो ने नासा के सहयोग से पूरा किया है। यह आदित्य L1 7 पेलोड के साथ है। साथियों देखो, अंतरिक्ष यान जो है हमारा, जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है, इसको जो है वो लैग्रेंज बिंदु L1 के आसपास रखा गया है ना, इसलिए इसके नाम में भी L1 शब्द हम लोग देख रहे हैं। इससे हेलो कक्षा से सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। तो इट इज करेक्ट, इसका जो है सूर्य के लिए अध्ययन के लिए ही लाया गया है। यह मिशन इसरो ने नासा के साथ मिलकर किया है क्या? ऑब्वियसली नहीं। यह मिशन इंडिपेंडेंटली इसरो ने खुद से किया है। इसरो ने किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया है। तो पूछा गया था गलत कथन कौन सा? गलत यही है। और आदित्य L1 में कितने पेलोड्स हैं साथियों? तो आदित्य L1 में टोटल 7 पेलोड है। कितने पेलोड का इसमें प्रयोग हुआ है? 7 पेलोड का, इट इज करेक्ट। और मालदीव में 54% मतों के साथ राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो डॉक्टर मोहम्मद मोइजू। और मोइजू जो है वो इन्होंने इंडिया आउट का स्लोगन दिया था, इंडिया आउट का, है ना, जिसको लेकर के काफी दुनिया भर में इसकी चर्चाएं चली, काफी आलोचना भी हुआ। और इस प्रकार से जो है वो वापस से मालदीव के स्टूडेंट ये 8वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। मालदीव के 8वें राष्ट्रपति का नाम क्या भाई? तो मोइजू। अगला प्रश्न है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच इजराइल ने गाजा पट्टी के पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया है। आपसे प्रश्न है कि बताओ इजराइल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों इजराइल जो है फिलिस्तीन ही वो पूरा क्षेत्र हुआ करता था। और इजराइल की स्थापना को लेकर के जो जानकारी है साथियों वह है इजराइल की स्थापना 1948 के अंदर जो है वो हुआ था। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लगभग 1 वर्ष कंप्लीट होने को है फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष का। अभी अक्टूबर आएगा तो 1 वर्ष हो जाएगा। तो इसीलिए सवाल जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है ना, जीएस का क्वेश्चन है लेकिन एक करंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला सवाल है, गगनयान मिशन के संबंध में कथनों पर विचार करिए। पहली जानकारी कि यह परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा। पहली जानकारी कि क्या यह परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा? तो साथियों यह जानकारी यहाँ पे बिल्कुल सही है। कहां से इसका परीक्षण होगा भाई? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, गगनयान मिशन का। दूसरा कि इसमें हैवी लिफ्ट लॉन्चर रॉकेट का प्रयोग होगा, यह भी जानकारी सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। गगनयान मिशन क्या है? देखिए स्टूडेंट, पहला मानव मिशन है, भारत का पहला, इंडिया का फर्स्ट मानव मिशन
पहला जो ह्यूमनॉइड अंतरिक्ष मिशन जो है स्टूडेंट वो यही है। और गगनयान मिशन भारत का लॉन्च होगा 2025 में, यानी कि अगले वर्ष, नेक्स्ट वर्ष जो है वो भारत दुनिया के उन देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिसने अपने देश से इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा और वापस सुरक्षित अपने देश में लेकर के आने का लक्ष्य है। तो गगनयान मिशन को कहां पे लॉन्च किया जाएगा साथियों? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और आगे जो बातें कि ये हैवी लिफ्ट लॉन्चर रॉकेट के साथ इसको लॉन्च किया जाएगा। आगे है, भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2023 को अपनी कौन सी वर्षगांठ को यहाँ पे मना लिया है? तो साथियों भारतीय वायुसेना ने अपनी जो वर्षगांठ मना ली है वह है 91वीं। कौन सी वर्षगांठ है? 91वीं वर्षगांठ है। और इसकी जो स्थापना हुई थी साथियों, इसकी जो स्थापना हुई है वह हुआ है 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, पहले इसको क्या बोलते थे? इसको रॉयल एयरफोर्स बोलते थे ना, ब्रिटिश पीरियड में रॉयल एयरफोर्स हुआ करता था, लेकिन अब हमारा है इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स ने अपनी 91वीं वर्षगांठ जो है इस वर्ष सेलिब्रेट किया है। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहां पे बनाया गया है? तो साइकिलिंग ट्रैक जो है साथियों ये बनाया गया है हैदराबाद में। देखिए आमतौर पे भी क्या होता है कि जब आप सड़कों पर चलते हैं तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि सड़कों पे साइकिल चलाने वालों के लिए, सड़कों पे साइकिल चलाने वालों के लिए या पैदल चलने वालों के लिए कोई जगह नहीं बच गया है। तो हैदराबाद बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया जिसने हेल्थवे लॉन्च किया है। और हेल्थवे का क्या होगा साथियों? एक रिंग रोड जो वहां पे बना हुआ उसमें साइकिल या पैदल लोगों को स्ट्रीट पे चलने के लिए एक नई व्यवस्था के रूप में डेवलप किया जाएगा। और एक और सवाल यहां से पूछा जाता है कि भारत में पहला ऐसा राज्य साथियों जिसने सड़कों पे पैदल चलने का अधिकार विकसित किया है और ये नियम अनिवार्य कर दिया है कि आप सड़क तभी बनाओ जब आप पैदल चलने के लिए वो जगह छोड़ सको। तो ये अधिकार नागरिकों को देने वाला पहला राज्य पंजाब है ना, राइट्स वहां पे लोगों को ये है। नरगिस मोहम्मदी पिछले दिनों खबरों में थी, इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज इन्हें मिला है। पूछा जा रहा है कौन है कि क्यों सम्मानित किया गया है? तो साथियों इन्हें ये ईरानी महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज उठाने में इन्होंने ये सक्षम रही हैं और इसलिए नरगिस मोहम्मदी को सम्मानित किया गया है। ईरानी पत्रकार है ये और ईरान में हो रही महिलाओं के साथ जो जुर्म है साथियों उसके लिए अगेंस्ट अपनी मुहिम चलाती हैं। आपने ईरान में पिछले दिनों, आपको पता है वहां पे कस्ट्यूम पुलिस होती है कि आप जो कस्ट्यूम जो पहनते हो, जो कपड़े पहनते हो आप, उसको भी तय करने वाली पुलिस होती है। और हिजाब को लेकर के साथियों ईरान में काफी मुद्दा था महिलाओं को, तो उसको लेकर के इन्होंने महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर आवाज उठाया था, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है और शांति का नोबेल पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। डॉक्टर जोईता गुप्ता को किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए साथियों सम्मानित किया गया है? डच विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है स्पिनोजा पुरस्कार। पूछा जा रहा है किस क्षेत्र में? तो साथियों इन्होंने पर्यावरण संरक्षण पे काम किया है और इस काम के लिए उनको नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है वो यहाँ पे दिया जा रहा है एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय के द्वारा। इसके द्वारा दिया जा रहा है स्टूडेंट, एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय के द्वारा उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के संबंध में गलत कथन की पहचान करिए। कई बार आप लोगों ने ऐसी गलतियां करी होंगी, अगर आपसे ऐसी गलतियां हुई है तो जरूर कमेंट करके बताना हमें कि जब आप क्या करते हो स्टूडेंट कि आप ना प्रश्न को पढ़ते समय गलत वर्ड नहीं पढ़े होंगे, बस आपको लगा होगा कि सही कथन की पहचान करें, पहला ही टिक मार के आगे बढ़ गए। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, गलत कथन को बताना था। क्या उद्घाटन मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला गया था? जी हाँ, खेला गया था। इसका आयोजन भारत और श्रीलंका ने मिलकर किया था क्या? बिल्कुल भी नहीं, इसका आयोजन केवल और केवल भारत ने इंडिपेंडेंटली किया था। इस टूर्नामेंट का 13वां संस्करण था, इट इज करेक्ट। भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से पराजित किया, ये भी सही है यहाँ पे, है ना। तो इसमें जो है वो हम लोग यहाँ पे सही कथन को पहचान रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बरुआ कॉम्बैट जीन के बारे में कथनों पर विचार करिए। पहला, बरुआ कॉम्बैट जीन प्रतिरक्षा प्रणाली को, इम्यूनिटी सिस्टम को, क्षतिग्रस्त जीन को ठीक कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। बरुआ कॉम्बैट जीन मूल रूप से औषधीय पौधे से निकाले गए बायोमॉलिक्यूल होता है, ये भी कथन हमारा सही है। अब यहाँ पे जानकारी ये हमें रखना है कि ये जो खबरों में क्यों रहा था, तो स्टूडेंट पिछले दिनों जो है गुवाहाटी में डॉक्टर धनीराम बरुआ एक साइंटिस्ट है, कहां पे स्टूडेंट? गुवाहाटी में एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक है डॉक्टर धनीराम
डॉक्टर धनीराम बरुआ, तो उनके द्वारा जो है इस औषधि की विशेषता की खोज हुई है। ये जो औषधि है ना, उस औषधि बरुआ कॉम्बैट जो है, इस औषधीय पौधे की खोज इन्होंने किया, इसलिए इनके नाम पे बरुआ नाम भी रखा गया है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों बातें यहाँ पे पूर्णतः सही है। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन तकनीक, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन तकनीक के बारे में कथनों पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक। पूछा जा रहा है कि पहला, यह एक एल्गोरिथम आधारित तकनीक है जो चेहरे को डिजिटल मानचित्र बनाती है। जी हाँ, यह एक ऐसा टेक्निक है जो चेहरे पर डिजिटल मानचित्र बनाता है। यह मुख्य रूप से कैमरे के माध्यम से चेहरे और उसकी विशेषताओं को कैप्चर करके काम करती है। बिल्कुल सही बात है। कैप्चर किए गए चेहरे को उसकी विशेषताओं के साथ डेटाबेस में संग्रहित करती है। यह भी सही, यानी कि उपरोक्त में से सब सही हो जाएगा। और आपको याद होगा फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो साथियों, वो भारत में जितने भी प्रमुख एयरपोर्ट हैं वहां पर भी इस सिस्टम को लागू किया गया है। सो नो, आप हमें कमेंट करके बताओगे कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को पहला कहां पे लागू किया गया था? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और बाद में जो विस्तार करके अभी भारत के सभी हवाई अड्डों पे इसको लागू कर दिया गया है, लोगों की पहचान के लिए, उनकी पहचान के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए। आगे बढ़िएगा। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कथनों पर विचार करिए, है ना, कथनों पर विचार करना है। पहली जो जानकारी है साथियों यहाँ पे वो यह है, पहली जो जानकारी है कि यह एआई की एक शाखा है जो डेटा के पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण के आधार पर एक नई सामग्री बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये जानकारी सही है। आगे, जीएआई यानी कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी और डीप फैक्ट से जुड़ा नहीं है, लेकिन इसका उपयोग पहली बार डिजिटल इमेज और ऑडियो सुधार इत्यादि में किया जा सकता है। साथियों, एक कथन यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिल्कुल गलत है ना, बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ये जो तकनीक है स्टूडेंट, वो हाँ, ये बहुत ही अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी जो है उसके द्वारा जो चैटबॉट बनाया गया था वो काफी खबरों में था, बहुत ही ज्वलंत विषय के रूप में सामने आया था, है ना। तो यहाँ पे जो नहीं है वहां पे नहीं वर्ड को हम लोगों को यहाँ पे कर देना था। ठीक है, चलिए, तो इस जानकारी को आप यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए, तो ये केवल यहाँ पे गलत हो गया, बाकी हमारा पहला सेंटेंस यहाँ पे सही था। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप जिसको ईसा के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इंस्टॉल किया गया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इंस्टॉल किया गया। उसके बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। पहला, कि इसे स्पेसएक्स फाल्कन एन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था और यह कम से कम 6 साल तक क्रियाशील रहेगा। इट इज करेक्ट, है ना, सही जानकारी है। यह मिशन नासा के कॉस्मिक विजन प्रोग्राम का हिस्सा है जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और घटकों इत्यादि के नियंत्रण और मौलिक नियमों का पता चलता है। तो फ्रेंड, ये भी जानकारी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यह भी जानकारी यहाँ पे क्या है? तो पूर्णतः सत्य है। इसको किसने लॉन्च किया था? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को ईसा ने लॉन्च किया था, है ना। और हाल ही में इसने क्या किया है ना स्टूडेंट, हाल ही में इसने विजुअल्स भेजे हैं। हाल ही में इसने क्या किया है? विजुअल्स वहां से भेजा है। ठीक है, और ये जो जानकारी ये सब गलत है, ये सब जानकारी इधर जो है वो क्या है? गलत है। पूछा गया था सही कथन कौन सा है, तो सही केवल एक ही कथन है। ठीक है, बाकी सारा इंफॉर्मेशन गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेंटेंस इतना लंबा है कि आप शायद इसमें देखने में दिक्कत हो, बट हमें पढ़ना है ध्यान से। हाँ, हाल ही में चर्चा में रहा हेलिकोबैक्टर पाइलेरिया के बारे में कथनों पर विचार करिए। पहली जानकारी कि क्लोरोथ्रोमाइसिन प्रतिरोधी बैक्टीरिया और एच पाइलेरिया संक्रमण को हेलीबैक्टर पाइलेरिया या बैक्टीरिया के उपयोग से पहचाना जा सकता है। क्या यह कथन सही है या नहीं? क्या यह कथन सही है या नहीं? तो स्टूडेंट, इसको पहचाना जा सकता है, ये कथन जो है वो पूर्णतः सत्य है। इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, जो है इसको हम लोग देख सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंटेरिक डिजीज, देहरादून के शोधकर्ताओं की टीम के द्वारा इसे विकसित किया गया। जी नहीं, तो ये संस्थान जो है वो देहरादून में नहीं है बल्कि कोलकाता में है, और वहीं के संस्थान के रिसर्च करने वाले लोगों ने, रिसर्च स्कॉलर ने इसे डेवलप किया है। आगे है कि फेफड़ों के कैंसर के लिए ज्ञात सबसे जोखिम कारकों में से एक एच फाइलेरिया संक्रमण है। क्या ये सबसे जोखिम कारकों में से एक है? तो यहां पे यह जो जानकारी है स्टूडेंट, वो हमारा क्या हो जाएगा? यह जानकारी जो है हमारा बिल्कुल गलत है। हाँ, ये भी इनकरेक्ट है। भारत में क्लोरोथ्रोमाइसिन के प्रतिरोधी
एच पाइलेरिया बैक्टीरिया का प्रचलन बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप संक्रमण ठीक होने की दर जो है वो कम हो रही है। ये जानकारी पूर्णतः सत्य है। तो अब हमें यहां देखना है कि पूछा क्या गया, गलत कौन सा है। तो साथियों गलत इसमें दो है, 2 और 3। ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ पे करेक्ट करेंगे, दोनों गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में 5G की वर्तमान स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जो हमारा करंट स्टेटस है, दुनिया का सबसे बड़ा 5G नेटवर्क अब भारत में है। भारत ओकला स्पीड टेस्ट इंडेक्स में 63वें स्थान पे है। जी नहीं, भारत जो स्टूडेंट वो 43वें स्थान पे है, 43rd रैंक पे है, 43वें स्थान पे है भारत। और ठीक है, और भारत जो स्टूडेंट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क नहीं है 5G के मामले में। भारत जो है चीन के बाद जो है, चीन जो है वो पहला नंबर पे है, भारत स्टूडेंट दूसरे नंबर पे है ना। तो ये भी जानकारी इनकरेक्ट हो गया। और भारत का स्थान 63 नंबर 43 है। आगे है कि भारत सरकार ने सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और MSME को 5G टेस्ट बेड तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने पे सहमति व्यक्त किया। इट इज करेक्ट। तो पूछा गया सही क्या है, ओनली 3, केवल तीसरा सेंटेंस सही है। भारत अपनी स्वदेशी आयरन डोम या लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली कब तक विकसित कर लेगा? 2028 तक। आयरन डोम क्या होता है? देखिए अभी पिछले दिनों आपने इजराइल को सुना होगा, इजराइल के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि इजराइल आयरन डोम का प्रयोग करता है। बाहर से अगर कितनों भी आप यहाँ पे अटैक करिएगा, कितनों भी आप रॉकेट दागिएगा इजराइल पे, उसका आयरन डोम उसको डिटेक्ट करता है, डिफ्यूज कर देता है। वो इजराइल के भौतिक जो उसकी जो भौगोलिक सीमा उधर नहीं प्रवेश करेगा। तो भारत भी जो इस प्रकार का आयरन डोम को अपने देश में इंस्टॉल करने का टारगेट रखता है। और यह इंस्टॉलेशन का जो कार्य है साथियों, वो जो है ये हमारा 2028-29 तक जो है वो होने का आशा है, उम्मीद है ना, देश की रक्षा को बेहतर करने के लिए। विक्रम-1 रॉकेट के बारे में कथनों पर विचार करिए और पूछा गया गलत कथन कौन सा, ये पहचानिए। देखो रॉकेट 1 के बारे में, यह पृथ्वी की निचली कक्षा में 300 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है। इट इज वेरी करेक्ट, है ना। और इसको APJ अब्दुल कलाम के नाम पे भी नाम बोलते हैं, कलाम रॉकेट भी कहते हैं इसको, कहीं कहीं लिखा रहेगा कलाम रॉकेट भी इसी को कहते हैं। उनके डेवलपमेंट में उनकी भूमिका रही। इसमें लिक्विड इंजन है जो 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके बनाया गया। इट इज ऑल्सो करेक्ट। आगे है कि देश में पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम-S है। ये भी सही है, पहला रॉकेट है जो देश में निर्मित किया गया, इसलिए कलाम रॉकेट कहते हैं, उनकी योगदान थी। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा जो है विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च किया गया है। नहीं साथियों, इसे लॉन्च किया गया है भारत की एक स्पेस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, स्काई रूट कंपनी, है ना। स्काई रूट पिछले दिनों ये काफी खबरों में रही है। एक निजी स्टार्टअप कंपनी है स्टूडेंट, स्काई रूट। और इस स्काई रूट कंपनी जो है, इसके द्वारा साथियों इसको टेस्ट किया गया है। किसने इसको टेस्ट किया भाई? स्काई रूट ने, न कि इसरो ने टेस्ट किया है। ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट हमारा केवल ऑप्शन नंबर डी है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करो। पहली कथन कि इस कार्यक्रम को 2023 में लॉन्च किया गया है। क्या ये बिहार सरकार की बहुत पॉपुलर स्कीम है? इसको 2023 में नहीं बल्कि 2018 में इसे यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा साथियों लॉन्च किया गया था, जिसमें 10 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में दिया जाता है। देखो 20 लाख लिखा गया है, 10 लाख रुपए दिया जाता है। कितना लाख होता है स्टूडेंट इसमें सहायता? 10 लाख। 5 लाख प्लस 5 लाख, 5 लाख सब्सिडी, 5 लाख लोन। लाभार्थियों को कुल राशि 2 किस्तों में दी जाती है। नहीं, ये 2 किस्तों में नहीं होता बल्कि 3 किस्तों में होता है ना। 3 किस्त कैसे होता है? 4 लाख, 4 लाख प्लस 2 लाख, यानी कि टोटल 3 किस्त में टोटल पैसे दिए जाते हैं। तो इसमें से पूछा गया गलत कथन कौन सा है भाई? उपरोक्त में से सभी, सब गलत है, सारे कथन जो है वो गलत है ना। हाल ही में चर्चा में रहा बिहार आरक्षण संशोधन अधिनियम के बारे में कथनों पर विचार करिए। बिहार में आरक्षण को लेकर जो विषय थे, पहला, इस अधिनियम में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित इत्यादि जनजातियों के आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया। बिल्कुल भी नहीं, इसको बढ़ाकर 65%, 65% कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया। दूसरा, बिहार में कुल आरक्षण कोटा अब 75% तक बढ़ गया है। आरक्षण कोटा साथियों 65% तक बढ़ गया, ना कि 75% तक। अगला है कि पिछड़ा वर्ग में महिलाओं के 3% आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। ये करेक्ट है, ये बिल्कुल यहाँ पे सत्य है। तो आप यहाँ जानकारी हमारा सही क्या हो जाएगा? जानकारी पूछा गया कि कौन सा सही है, केवल 3 सही है, केवल 3 सही है।
ऐसा कोई पेयर आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे? अच्छा सॉरी, यहाँ पे आरक्षण की सीमा जो बिहार में वो बढ़ के 75% हो ना गया है, ध्यान से सुनिएगा। ये तो चलो सही है, 65% इधर मिलता है प्लस 10% EWS। ये थोड़ा से ध्यान से समझोगे, ये 75% हो गया है, इट इज करेक्ट। 65 प्लस 10% EWS को 10%, तो टोटल 75 हुआ ना। तो ये हमारा दूसरा सेंटेंस भी जो है वो सही हो जाएगा। हालांकि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि पटना हाईकोर्ट ने, जो पटना हाईकोर्ट है साथियों, उन्होंने बिहार सरकार के इस डिसीजन को, बिहार सरकार के नए आरक्षण संशोधन विधेयक को जो है वो इनकरेक्ट करा है, उसको इनवैलिड किया है। अब उसको आगे कोर्ट में हो सकता है बिहार सरकार चैलेंज करे, चुनौती दे। तो इसमें 2 और 3 जो हमारा बोथ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दोनों इसमें सही है। हाल ही में चर्चा में रहा मुख्यमंत्री ब्लॉक परिवहन योजनाओं के बारे में चर्चा करिए। पहला कि इसका उद्देश्य ब्लॉक और सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का है। पहला जानकारी कि अब जिला मुख्यालय से इनको जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो जी हाँ, इसका लक्ष्य जो है वो पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का है। दूसरा, इस योजना के तहत आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और सभी आवेदकों को नहीं दिया जाएगा, बल्कि केवल 7 आवेदकों को मिलेगा। सभी आवेदक नहीं, केवल कितने को स्टूडेंट? 7 आवेदकों को लाभ मिलेगा। 7 आवेदक जो है, एप्लीकेंट जो है, उन्हें कोई ये लाभ मिलेगा। और इसमें भी नियम रखा गया है, इसमें नियम रखा गया है कि जो SC वर्ग से होंगे उन्हें 2, जो EBC वर्ग से होंगे एक्सट्रीम वर्ग उनको 2, जो SC जो माइनॉरिटी होंगे, अल्पसंख्यक जो हैं उनको 1, और जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं या जनरल वर्ग से हैं उनको 1 मिलेगा। और एक और कौन छूट रहा है? एक और छूट रहे हैं BC से, है ना। तो BC से जो है उनको 1, उसको भी लाभार्थी का लाभ मिलेगा। उनको भी जो अनुदान राशि सरकार 5 लाख रुपए देगी। यानी कि सभी आवेदक को नहीं मिलेंगे, केवल 7 आवेदकों को 5 लाख रुपए मिलेगा। ये गलत हो गया। यह योजना बिहार के सभी प्रखंडों को कवर करेगी, नहीं, ये योजना बिहार के केवल जिला मुख्यालयों को कवर करेगी, केवल जिला मुख्यालय को, केवल जिला को, डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, ना कि प्रखंडों को कवर करता है। तो इसमें से हमारा ये भी गलत हो गया। अब पूछा जा रहा है कि गलत कथन को पहचानो, तो गलत हमारा 2 और 3 बोथ है, 2 और 3 इसमें दोनों हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं का लाभ बिहार के लोगों को दिलाने में सबसे अव्वल कौन है, बताइए। बिहार में सवाल है कि बिहार में वह कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा अपने जिला में रहने वाले लोगों को लाभ दिलाया है। तो साथियों, मधुबनी इस मामले में पहले नंबर पे, पहला रैंक पे है। और मधुबनी के बच्चे इस मामले में बड़े खुश हो गए होंगे, है ना। खुश होने लायक बात भी है भाई, मधुबनी में सबसे ज्यादा जो लोगों को योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। आगे प्रश्न होगा कि हाल ही में पुनौरा धाम जानकी मंदिर के बारे में खबर थी, चर्चा में था, सवाल क्या है। बिहार सरकार ने इसके पुनर्विकास के लिए 72 करोड़ रुपए दिए हैं, इस सही है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। साथियों, स्वदेश योजना के तहत सही है, लेकिन ये बौद्ध सर्किट का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये रामायण सर्किट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है स्टूडेंट? रामायण सर्किट का। जाहिर सी बात है, जानकी यानी कि माँ सीता से संबंधित हो तो रामायण सर्किट होगा। यह सांस्कृतिक स्थल बिहार के मधुबनी जिले में है। साथियों, ये मधुबनी में नहीं है, है ना। जो पुनौरा धाम होगा, भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसमें चर्चा भी किया था कि यह जो पुनौरा धाम है साथियों, ये सीतामढ़ी में है ना। सीता माता के नाम पे भी उसका नाम पड़ा है, सीतामढ़ी। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट होगा। पूछा जा रहा है सही क्या है, तो गलत ये भी था, गलत ये भी है, केवल इसमें पहला सेंटेंस जो साथियों वो सही है। अगला प्रश्न है, यूसरा फातिमा सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा हिंदी कविता पुस्तकें लिखने के लिए इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम इन्होंने दर्ज करा लिया है। बिहार के किस जिले से उनका संबंध है? साथियों, यूसरा जो है महज 15 वर्ष की हैं, ये 15 वर्ष की हैं और इन्होंने सबसे ज्यादा किताबें लिखी हैं, सबसे ज्यादा। कुछ किताबों के नाम भी आप सुनोगे तो इनके नाम से लगेगा कि किताबें पढ़नी चाहिए हमें शायद। हाँ, किताबें हैं जैसे जज्बा, मेरे हिस्से की कोशिश, शाम और तन्हाई, बेरुखी, ये इनकी किताबों के टाइटल हैं। तो सबसे ज्यादा किताब लिखने में अपना इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। बिहार के किस एथलीट ने
38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिसका आयोजन अभी कोयम्बटूर में हुआ था, तमिलनाडु में, जो सवाल भी आपको थोड़ी देर पहले मिला होगा। कोयम्बटूर तमिलनाडु में आयोजन हुआ था। पूछा जा रहा है कि उसमें किसने अंडर 18 दौड़ में प्रतियोगिता में जीत दर्ज किया है। तो साथियों दुर्गा सिंह ने उसमें इस प्रतियोगिता में जीत दर्ज किया है। और दुर्गा सिंह का जो दर्ज जीत जो था साथियों, ये इन्होंने जीत दर्ज किया है 15,000 मीटर, हाँ सॉरी 1500 मीटर, 1500 मीटर का जो रेस होता है उसमें इन्होंने जीत दर्ज किया है। इन्होंने एक स्वर्ण पदक वहां पे जीत लिया है, इन्होंने वहां पे गोल्ड मेडल यहां पे जीता है। 28 से 31 अक्टूबर तक सीबीएसई ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ? ये एग्जाम के अंदर आपसे पूछा ही जाना था और आपको क्लास के अंदर हम लोगों ने चर्चा भी किया था। तो साथियों यह आयोजन हुआ है पटना में। पटना में एक विद्यालय है नॉलेज ग्राम, नॉलेज ग्राम आप निश्चित रूप से जानते होंगे। तो उसी विश्वविद्यालय में, उसी स्कूल के अंदर जो है वो सीबीएसई ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है कि बताओ 9वां राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, जिसको बोलते हैं नेटफ्लिक्स 9 नंबर है, 9 संस्करण है, तो 9 किस संगठन के द्वारा इसका आयोजन होता है? तो साथियों इसका आयोजन किया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। कौन करता है इसका आयोजन भाई? इसका आयोजन होता है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, और उसी के द्वारा इस वर्ष भी आयोजन किया गया है। जैसा नाम उसी प्रकार का काम है। प्रदूषण के प्रतिक्रिया को, कैसे पॉल्यूशन को कम करें, उस पर चर्चाएं होती है, उसको लेकर के आयोजन है। हाल ही में यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड 2023 निम्नलिखित में से किस भारतीय हवाई अड्डे को दिया गया है? तो साथियों यूनेस्को का ये अवार्ड है प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड, ये प्राप्त हुआ है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को, है ना। किसे प्राप्त हुआ साथियों? बेंगलुरु को मिला है, इस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है ना। ये यूनेस्को का पुरस्कार है और जाहिर सी बात है काफी महत्वपूर्ण जानकारी हो जाएगी। निम्नलिखित स्थलों पर विचार करिए। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित स्थलों पर विचार करिए और विचार करके आपको बताना है कि यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 में किसको मान्यता मिला है। आपसे सवाल यहाँ पे है कि रिकॉग्नाइज इन द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2023 कौन इसमें शामिल हुआ है? तो साथियों इसमें से अमृतसर में रामबाग गेट, गुरुग्राम में चर्च ऑफ एफिनी और पीपल हवेली गुरदासपुर में, ये तीनों इसमें शामिल हैं। ये तीनों इसमें शामिल किए गए हैं। कहां पर स्थित है स्टूडेंट? किस लिए इनको सम्मानित किया गया है? तो इनको मिला है उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है, उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है उत्कृष्टता के लिए। इसको मिला है मेरिट पुरस्कार, मेरिट पुरस्कार, और इसको मिला है सतत विकास के लिए पुरस्कार, सतत विकास के लिए इसको पुरस्कार मिला है। 1, 2 और 3 ये सब जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आदि में शोधकर्ताओं की टीम ने किस नदी में दुर्लभ टेंटलम की खोज किया है साथियों? टेंटलम की मौजूदगी का पता लगाया है ना। ये बड़ा स्केयर होता है, तो पूछा जा रहा है कि ये टेंटलम कहां पे खोजा गया है। तो साथियों इसे खोजा गया है आईआईटी रोपड़, जो कि पंजाब का कॉलेज है, तो आईआईटी रोपड़ के द्वारा इसे खोजा गया साथियों। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने, साइंटिस्टों ने इसकी खोज किया है सतलज नदी में, है ना। टेंटलम की खोज कहां पे हुआ है भाई? सतलज रिवर में, आईआईटी रोपड़ के द्वारा। मिंदुम मंजपई, मिंदुम मंजपई बेसिकली एक पीला कपड़े का थैला होता है, इसका मतलब। तो पूछा जा रहा है कि इस पीला कपड़े का थैला वाला कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया साथियों? तमिलनाडु ने। एम स्टालिन वहां के सीएम है, तो तमिलनाडु के द्वारा जो है इस प्रकार का प्रोग्राम वहां पे चलाया गया है। इसका उद्देश्य है लोगों को प्लास्टिक का जो है वो प्रयोग ना के बराबर हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप सबको पता होगा प्लास्टिक बिहार में भी बैन है, बैन है ना बिहार में 1 जुलाई 2022 के बाद। ये अलग बात है कि आपने कहीं नहीं देखा होगा कि प्लास्टिक बैन है, आमतौर पे आपको मैक्सिमम जगह आपको ये दिखता है, लेकिन आप जानकारी रखें कि सरकार के निर्देशों के अनुसार जो साथ हैं वो प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बैन है ना। तो इसकी जानकारी आप रखेंगे यहाँ पे। आगे क्या है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 का थीम क्या था? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023
2023 का थीम क्या है? तो इसका जो थीम है साथियों वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया, है ना, ये इसका थीम है। और इस प्रेस दिवस को मनाया गया है 16 नवंबर को, 16 नवंबर, है ना। और जब भी प्रेस की बात करते हैं साथियों तो प्रेस स्वतंत्रता की बात होती है, और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांकों की बात करें तो भारत जो है वो 180 देशों की लिस्ट में 159वें नंबर पे आता है। 180 देशों के मामले देशों की तुलना में भारत 159वें नंबर पे आता है। हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को घनिष्ठ करने के लिए इनोवेशन हैंडशेक किया गया है? साथियों कौन सा कंट्री जिसके साथ इंडिया ने इनोवेशन हैंडशेक के लिए जो है बायलैटरल टेक टाइज किया है? तो इनोवेशन हैंडशेक किया है साथियों भारत ने अमेरिका के साथ। किसके साथ किया भाई? अमेरिका के साथ। नाम में ही स्पष्ट है कि भारत और अमेरिका जो है वो नई तकनीक को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। दोनों देशों में जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो टॉप के, उनके फैकल्टी को एक्सचेंज करेंगे, बच्चों को एक दूसरे कॉलेज में भेज करके ट्रेनिंग देंगे और नई आइडिया पे काम करेंगे। तो इनोवेशन हैंडशेक, कौन सा हैंडशेक भाई? इनोवेशन हैंडशेक किसके साथ किया गया भाई? अमेरिका के साथ किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा गुरियन नहर परियोजना किसे जोड़ेगी? तो साथियों बेन गुरियन, ध्यान से सुनिएगा, बेन गुरियन नहर परियोजना जो है, यह परियोजना जो है साथियों ये लाल सागर को भूमध्य सागर से कनेक्ट करेगी। आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला नहर है स्वेज नहर, है ना। तो स्वेज नहर का एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है साथियों? बेन गुरियन नहर को। कि मान लो किसी कारण बस, जाहिर सी बात है कुछ भी चीजें हो सकती हैं, तो एक वैकल्पिक मार्ग के तौर पे इसको यहाँ पे विकसित किया जा रहा है। हाल ही में प्रकाशित उत्पादन अंतराल रिपोर्ट 2023 के बारे में कथनों पर विचार करिए, है ना। पहला जो कथन है वह है कि इस रिपोर्ट को उत्पादन अंतराल जो स्टूडेंट प्रोडक्शन गैप इंडेक्स को किसने जारी किया है? पूछा जा रहा है कि यह रिपोर्ट हर वर्ष वर्ल्ड बैंक जारी करती नहीं, यह रिपोर्ट हर वर्ष यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। गलत हो गया। यह सरकार के द्वारा योजनाबद्ध उत्पादन और जीवाश्म ईंधन के शुद्ध उत्पादन को मापता है। इट इज करेक्ट। हाँ, तो हमें पूछा गया सही, तो सही कथन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जारी जलवायु सेवा रिपोर्ट के बारे में कथनों पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट 2023। इसके बारे में कथनों पर विचार करो कि क्या बातें इसमें सही लिखी गई है। हाँ, सबसे पहली जो जानकारी साथियों वह जानकारी है कि इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र, अब देखो वही लिख दिया गया, पर्यावरण कार्यक्रम ने जारी किया, यानी कि यूएनईपी ने जारी किया है, बिल्कुल भी नहीं। इसको जारी किया गया है WMO के द्वारा। किसने जारी किया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। किसने जारी किया स्टूडेंट? मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो ये सेंटेंस तो गलत। दूसरा, यह रिपोर्ट मुख्य रूप से स्वास्थ्य पर जलवायु के प्रभाव को दर्शाता है। स्वास्थ्य पर जलवायु के प्रभाव को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में वैश्विक अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2023 को प्रकाशित किया है? तो स्टूडेंट वैश्विक अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट ग्लोबल एडॉप्शन गैप रिपोर्ट, ये प्रतिवर्ष जारी होने वाला रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को यूएनईपी प्रकाशित करती है। कौन प्रकाशित करता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, है ना। आगे प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ संप्रीति अभ्यास में भाग लिया? भाई बांग्लादेश ने। ये उमरोई में आयोजन हुआ था। उमरोई में, मेघालय में यह आयोजन हुआ है, अभ्यास हुआ है। और इसमें संप्रीति में कौन भाग लेता है? भाई बांग्लादेश और भारत लेता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कौन सा संस्करण, कौन सा एडिशन। तो साथियों इसमें 11वां आयोजन था, ये 11वां संस्करण था जिसका अभी आयोजन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में किसे हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर घोषित किया गया है? तो साथियों वेटलैंड शहर घोषित किया गया है, वेटलैंड सिटी शहर को घोषित किया गया जिसको झीलों का शहर कहते हैं। झीलों का शहर, तो सभी बच्चों ने जानकारी है कि झीलों का शहर कहते हैं उदयपुर को। तो भारत में भारत का पहला जो वेटलैंड सिटी, भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर के रूप में जिस शहर को पहचान मिला है, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया साथियों, उस शहर का नाम है उदयपुर।
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं और झीलों को लेकर के साथियों इस प्रकार के अपडेट्स यहाँ पे हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिपोर्ट 2023 प्रकाशित किया गया है? तो साथियों इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने वाली संस्था है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी। इस रिपोर्ट को किसने प्रकाशित किया है? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ने। जैसा रिपोर्ट उसी प्रकार का काम है। दुनिया भर में जो डिजास्टर के जो घटनाएं हैं, जो दुनिया भर में आपदाओं को लेकर के जो घटनाएं हैं, उस आपदा पे आधारित है, वार्षिक रिपोर्ट है। एक ऐसा रिपोर्ट है स्टूडेंट, वार्षिक रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटमेंट है, रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते चलना है। हाल ही में जारी विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के बारे में कथनों पर विचार करिए। IMF इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। और दूसरी जो जानकारी स्टूडेंट, अगला जो जानकारी है वो ये है कि इसमें मौजूदा नीतिगत व्यवस्था के तहत वैश्विक तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने वाली है। तो स्टूडेंट ये जानकारी बिल्कुल सही है, लेकिन पहली जानकारी गलत है। इसको जारी करने का काम जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा किया जाता है। इसको जारी करती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करती है, ना कि IMF इसको प्रकाशित करता है। IEA इसको प्रकाशित करती है। ठीक है, तो पहला केवल गलत है। नेक्स्ट है, और यहां पे पूछा जा रहा है सही क्या है, तो सही में हम लोग आंसर करेंगे ओनली 2। पहला तो गलत है ना। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट उद्भव का एक उद्देश्य है? देखिए, प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य है, प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया गया है भारत की जो ऐतिहासिक सैन्य जो क्षमता है, भारत का जो सैन्य विरासत है ना, भारत का जो सैन्य विरासत जो है स्टूडेंट, उस सैन्य विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्राचीन ज्ञान को समकालीन सैन्य, है ना, प्राचीन ज्ञान को समकालीन से तो सब हो जाएगा, तो प्राचीन ज्ञान को समकालीन सैन्य जो है स्टूडेंट, उससे हमें क्या करना है? अच्छा, सब नहीं होगा, ऑब्वियसली एक होगा। प्राचीन जो सैन्य विरासत है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसकी पहचान दिलाने के लिए इसकी शुरुआत हुई है। और प्रोजेक्ट उद्भव को किसने लॉन्च किया है? रक्षा मंत्री ने, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा जो स्टूडेंट इसको लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसको यहां पे लॉन्च किया गया है। राजनाथ सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो पूछा गया था कि कथन कौन सा सही है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर ये केवल यहां सही होगा हमारा। नए ड्रोन नियम के अनुसार नैनो और माइक्रो ड्रोन को संचालित करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। कब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगा? तो जब गैर व्यावसायिक उपयोग किया जाएगा, है ना, जब आप उसका नॉन कॉमर्शियल यूज कर रहे होंगे रॉकेट ड्रोन का, तो आपको ऐसे समय में किसी भी प्रकार का ड्रोन का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये किसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं भाई? तो ये बात कर रहे हैं भारत का जो नया ड्रोन पॉलिसी जो है, भारत की जो नई ड्रोन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं ना। चलिए आगे सवाल है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी 4.2% से बढ़कर कितना हो गया है? तो साथियों महिला भागीदारी जो है वो 4.2% से बढ़कर हो गया है 37%। यानी कि अब भारत में जो श्रम बल है, लेबर फोर्स है, मान लो 100 अगर श्रम बल है, लेबर फोर्स है, तो उसमें से 37 वीमेंस हैं। पहले ये कम हुआ करता था और अब इसमें बहुत वृद्धि देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं 37 हो गया है। अभी भी इसको कम से कम 13% कम है, 50-50 होना चाहिए, तब पता चलेगा कि लेबर फोर्स में महिला पुरुष समान है ना। समानता की जो बातें होती है उसको लेकर के बहुत अच्छे संकेत के तौर पे चीजें सामने आएंगी। ओलंपिक 2028 में 5 नए खेलों को शामिल किया गया है। इनमें से कौन सा खेल उसमें शामिल नहीं है, ये आपको पहचानना है। देखिए, एडन बॉल नाम का कुछ नहीं होता है, ये कोई खेल ही नहीं है। बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस 6, ये तीनों स्पोर्ट्स को इसमें शामिल किया गया है। 2 और खेल इसमें शामिल हुए स्टूडेंट, वह है स्क्वैश और दूसरा है, ये हो गया चौथे नंबर पे मान लो, और 5th नंबर पे हो गया T20 क्रिकेट। फॉर्मेट में क्रिकेट को शामिल किया गया, T20 को।
ठीक है, तो टोटल जो अभी ओलंपिक 2028 में जो 5 खेल शामिल हुए उसमें बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग बॉल, लैक्रोस 6 और स्क्वैश एंड T20 फुटबॉल। ये वर्ल्ड कप 2028 का कहाँ पे होगा साथियों? तो ये वर्ल्ड कप होगा लॉस एंजलिस में, और लॉस एंजलिस में यह आयोजन होने वाला है, ठीक है, यूएसए के अंदर। तो 2000 अभी का आयोजन तो आपको पता ही होगा, 2024 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? पेरिस फ्रांस के अंदर, पेरिस फ्रांस में आयोजन हो रहा है। तो अभी नहीं इसको शामिल किया गया है, इसको शामिल किया गया है 2028 में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रिपोर्ट में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर है। पूछा जा रहा है कि भारत का स्कोर क्या है? भारत का स्कोर क्या है साथियों? 28.7। देखिए, इस तरह के सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा कि बताओ ये रिपोर्ट जो है वो इसमें इंडिया का स्कोर क्या है। तो रिपोर्ट में इंडिया का स्कोर क्या है स्टूडेंट? तो इंडिया का स्कोर है 28.7 और भारत का रैंक हो गया 111वां। ठीक है, एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी कौन करता है? तो साथियों एक संस्था है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, उस संस्था के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। और एग्जाम में ये सवाल कई बार पूछा गया है कि कौन इसको जारी करता है। भारत का स्टेटस क्या है? भारत जो है वो भूख के मामले में कैसा स्टेटस है? तो भारत अभी गंभीर अवस्था में है। भारत में भूख कैसा है? गंभीर स्तर पे है। ठीक है, पूछा जाएगा टैग क्या मिला है? गंभीर, अत्यंत गंभीर, कम गंभीर। तो भारत को टैग जो मिला है साथियों भूख सूचकांक में, हंगर इंडेक्स में, वह है गंभीर सूचकांक में, इसको गंभीर स्तर इसको मिला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक मुंबई में संपन्न हुआ है। पूछा जा रहा है कौन सा नंबर का बैठक था? 141 है ना, 141 141वीं बैठक थी, मुंबई में हुआ है जियो इंटरनेशनल सेंटर में, जियो वर्ल्ड सेंटर में यह बैठक हुआ है साथियों। जियो वर्ल्ड सेंटर जो मुंबई में बनाया गया है, बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन के तौर पे, एग्जीबिशन सेंटर के रूप में, तो वहां पे इसकी बैठक हुई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया है। NHRC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देश में शांति बहाल करना, नागरिक सेवाओं की रक्षा विस्तार करना, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और रक्षा करना, मानवाधिकार कानून को लागू करना। देखिए इसका जो मूल कार्य होता है साथियों, इसका जो मूल कार्य होता है वो है मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना, है ना। इसकी स्थापना मानवाधिकार आयोग का कब हुआ? 1993 के अंदर। कब इसका स्थापना हुआ? 1993 के अंदर। ऑपरेशन अजय के बारे में कथनों को पहचानिए। ऑपरेशन अजय भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा साथियों इस कार्यक्रम को चलाया गया था, और कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य था वह था कि इजराइल और हमास की जब लड़ाई चल रही थी तो उसमें भारतीय नागरिकों को इजराइल से वापस लाने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। आगे प्रश्न है, मेरा युवा भारत के संबंध में कथनों पर विचार करिए। मेरा युवा भारत एक स्वायत्त संस्था है ना, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, इसका लक्ष्य सरकार और नागरिकों के बीच युवा सेतु का निर्माण कर युवाओं की ऊर्जा को प्रसारित करना है, बिल्कुल सही बात है। भारत में 80 करोड़ युवा 15 से 59 आयु वर्ग के हैं क्या? क्या भारत में इतने युवा हैं इस वर्ग के? तो स्टूडेंट नहीं, भारत में 80 करोड़ युवा इस एज के नहीं है, बल्कि भारत में 37 करोड़ जो युवा है वो इस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 37 करोड़ युवा जो है वो इस एज से बिलोंग करते हैं ना। कितने करोड़ युवा इसमें है स्टूडेंट? तो 37.14। और अगर परसेंटेज में देखें भारत की कुल आबादी में तो 27%। 15 से 59 वर्ग का कितना है एग्जैक्ट डेटा? 27। तो हमें पूछा गया सही कथन क्या है, तो सही कथन को देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा 1 और 2, पहला और दूसरा जो है ये दोनों यहाँ पे हमारा सही कथन था। ओके, तो ये था ओके, खत्म हो गया, अच्छी बात है। हाँ साथियों, ये था हमारा करंट अफेयर्स में जो आपने बीपीएससी का करंट अफेयर्स केजीएस का जो लास्ट टेस्ट दिया था उसका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और अब आप सभी को मैं एक बात फिर से रिपीट करना चाहूंगा, आप सभी बच्चे प्रयास करना कि इस वीडियो को सेव कर लेना, और अब जब आप सितंबर में फाइनल एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो एक बार जरूर इस रिपोर्ट को, इस सेशन के जो सारे डिस्कशंस हैं उसको जरूर एक बार देख करके जाना। ये प्रश्न भले नंबर में 150 हैं, लेकिन ये मान करके चलिए कि अगर आप इसके एनालिसिस को, अगर आप इसके विश्लेषण वाले भाग को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 150 प्रश्न नहीं है, बल्कि उसको 5 टाइम्स और आप बढ़ा करके देख सकते हैं। लगभग 600-700 क्वेश्चन यहाँ से आपको अटेम्प्ट में आ जाएंगे, बन जाएंगे। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीनों के तमाम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे आधारित
टेस्ट सीरीज का जो हमारा हिस्सा था उसका सॉल्यूशन आज के इस क्लास में हो गया। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी और अगली बार आपसे जाहिर सी मुलाकात होगी अगली टेस्ट में, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च के करंट अफेयर्स पे हमारी चर्चाएं होंगी। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और इस बात को मान करके चलना है कि करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है साथियों जो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों जगह बहुत ही अच्छे से आपको टैकल करना है, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है। पीटी में भी 30 अप्रॉक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेंस में पूरा एक हिस्सा है 112 नंबर का, इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल इस पे आधारित हैं। तो आप सभी बच्चे बहुत बारीकी से अपनी स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। करंट अफेयर्स की पढ़ाई के लिए साथियों आपके क्लासेज हैं, केजीएस का मैगजीन है, उसको आप फॉलो करते रहिए। और साथ ही साथ आप इस न्यूज़पेपर की रीडिंग जरूर से जरूर करना। न्यूज़पेपर की रीडिंग करने का साथियों कोई अल्टीमेट नहीं है, वो पढ़ना ही चाहिए, वो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ करेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।